Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 12 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which developmental task is associated with school age childhood according to Erickson's growth and development theory? आपको बताना है कि स्कूल एज के दौरान इरेक्शन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी के द्वारा कौन सा डेवलपमेंटल टास्क जुड़ा होता है? ट्रस्ट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस या इंडस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज इंडस्ट्री। एरिक इरेक्सन की स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट से प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एरिक इरेक्सन ने किसी भी पर्सन में पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में 8 स्टेजेस के अंदर बताया है। ये ऑर्डर इन्फेंसी से शुरू होकर अडल्टहुड तक रहता है। इस दौरान पर्सन हर स्टेज से होकर गुजरता है और उस स्टेज में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आउटकम्स होते हैं जिसके कारण उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। 0 से 1.5 ईयर्स की एज के दौरान ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट देखा जाता है। 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक ऑटोनॉमी वर्सेज शेम, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट 3 to 5 ईयर्स में, और 5 to 12 ईयर्स के बीच इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो कि यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये 12 to 18 के बीच देखा जाता है। 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 40 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और 65 ईयर्स के बाद में ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर आपको बताना है। पेल पिंक, ब्रिक रेड, डार्क रेड या येलोइश? The right answer is option A, it is pale pink. कोलोस्टोमी स्टोमा का मतलब है हमारे इस इंटेस्टाइन के अंदर एक ओपनिंग का बनाया गया होना जिसके द्वारा स्टूल डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकलता है। इस कोलोस्टोमी स्टोमा का साइज नॉर्मली पेल पिंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेप्स while providing basic first aid care to injured people। किसी घायल पर्सन को फर्स्ट एड देने के दौरान आपको किन स्टेप्स को किस सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए उसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, चेक कैरोटिड पल्सेशन, ऑप्शन बी, एयरवे ब्रीथिंग रिकवरी पोजीशन, ऑप्शन सी, एयरवे सक्शनिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? The right answer is option B, it is airway breathing and recovery position। जब भी किसी इंजर्ड पर्सन को आप केयर प्रोवाइड करवाएंगे तो सबसे पहले उसके एयरवे को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट का एयरवे मेंटेन्ड है, पर्सन इजीली ब्रीथ इन आउट कर पा रहा है, तो आप इसे टेकल कर सकते हैं, उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले एयरवे का मैनेजमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस होने पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है? वाटरी डायरिया, जेली लाइक स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस को हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं
और इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखी जाती है। मान लीजिए ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम पार्ट है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच का जो ये हिस्सा है पाइलोरस रीजन, यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और इन सेल्स के अंदर हुई इस हाइपरट्रॉपी के कारण जो एरिया है, पासेज है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण फूड स्टमक से ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता और पर्सन के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसी फाइंडिंग देखी जाती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है बच्चे के द्वारा वॉमिटिंग को कई फीट्स तक थ्रो करना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव वैक्सीन्स। मोस्ट सेंसिटिव से लेस सेंसिटिव वैक्सीन्स के ऑर्डर को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स। ऑप्शन बी बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स एंड डीपीटी। ऑप्शन सी मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी। ऑप्शन डी ओपीवी, मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब है अगर इस वैक्सीन को थोड़ी भी हीट मिल जाए, थोड़ी भी एनर्जी मिल जाए, हीट मिल जाए, तो ये डिस्ट्रक्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ओपीवी वैक्सीन को बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान से रखना चाहिए, थोड़ा भी टेम्परेचर एक्सपोजर मिलते ही ये ख़राब हो जाता है। इन सभी के मुकाबले जो बीसीजी वैक्सीन है वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इस कारण ओपीवी, मीजल्स, डीपीटी और बीसीजी सीक्वेंस को सही माना गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर gases are used for inflation of abdominal wall। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में किन गैसेस का इस्तेमाल करते हुए हम एब्डोमिनल वॉल का इन्फ्लेशन करते हैं, उसे फुलाते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option C, it is carbon dioxide। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में इन्फ्लेशन के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोस्कोपी क्या है, आइए इसे भी जान लें। लेप्रोस्कोपी इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन एब्डोमेन और पेल्विस यूजिंग स्मॉल इंसिजन with the aid of camera। The laparoscope aids diagnosis or therapeutic interventions with small cuts into the abdomen। लेप्रोस्कोपी को आप दूरबीन वाली सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की सर्जरीज में लंबे इंसिजन्स नहीं लगाए जाते, बल्कि एब्डोमेन में छोटे छोटे होल किए जाते हैं और इनसे इक्विपमेंट्स को डालकर कैमरे की मदद से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if inner square is lighter than outer circle and expiry date has been passed, then vaccine can it be used or not। आपने पोलियो वैक्सीन पर मौजूद वैक्सीन वाइल मॉनिटर देखा होगा, जिसमें इनर स्क्वायर तो लाइटर है लेकिन जो एक्सपायरी डेट है वो क्रॉस हो चुकी है। तो क्या इस सिचुएशन में हम ये वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं वैक्सीन कैन नॉट बी यूज, ऑप्शन बी वैक्सीन कैन बी यूज्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट निकल जाती है, आ जाती है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। वैक्सीन वाइल मॉनिटर के अंदर आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो इनर स्क्वायर होता है सर्कल के अंदर,
वो हमेशा इस सर्कल वाले कलर से लाइट कलर का होना चाहिए। जब तक ये लाइट कलर में है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इसका कलर आउटर सर्कल के कलर के सिमिलर या इससे डार्क हो जाए तो अब आप इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोलियो वैक्सीन को हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली स्टोर करके रखते हैं। अगर इसे थोड़ा भी टेम्परेचर एक्सपोजर मिल जाए तो इस पे लगा इंडिकेटर चेंज हो जाता है और हर बार इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके इंडिकेटर को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न। किसी बर्न पेशेंट में आपको कौन सा शॉक देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। एनाफाइलेटिक, सेप्टिक, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर हाइपोवॉलेमिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बर्न वाले पेशेंट में फ्लूइड लॉस देखा जाता है ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, और इस इंक्रीज फ्लूइड लॉस के कारण उसके अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है कम हो जाता है। इसे ही हम हाइपोवॉलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक सडनली होने वाली किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण होने वाला शॉक है। सेप्टिक शॉक बेसिकली ब्लड में हुए किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को हम वैसोडाइलेटरी शॉक के नाम से भी जानते हैं। इसमें अचानक बॉडी की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और इस डायलेशन के कारण वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और ये ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया के मैनेजमेंट में किस मेडिसिन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कैल्शियम ग्लूकोनेट, साल्ब्यूटामॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट या एट्रोपिन सल्फेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एट्रोपिन सल्फेट। हाइपरकैलीमिया शब्द का मतलब है कि हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। पोटेशियम अगर 3.5 से 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर है तब तक ये नॉर्मल है। अगर इसकी मात्रा 5.2 से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन हाइपरकैलीमिया कहलाती है। और हमारी बॉडी में पोटेशियम का बढ़ा हुआ या घटा हुआ लेवल दोनों ही हार्ट के अंदर डिसरिथमियाज जनरेट करता है, जिसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। किसी न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया ना हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। मेंटेन वार्म चेन, मेंटेन कोल्ड चेन, मेंटेन क्लीन चेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी न्यूबॉर्न बेबी में बॉडी टेम्परेचर यदि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाती है और ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन हमने माना है मेंटेन वार्म चेन। ये वार्म चेन क्या है इसे भी जान लेते हैं। डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी को ट्रांसपोर्ट, फीडिंग या केयर के दौरान एक वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करना, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वार्म चेन कहलाता है। इस वार्म चेन को मेंटेन करने के लिए कई सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है कि जिस रूम में डिलीवरी कंडक्ट करवाई जा रही है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। बच्चे को डिलीवरी के बाद तुरंत
ड्राई करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। डिलीवरी के बाद उसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, बाथिंग नहीं करवानी चाहिए, एप्रोप्रिएट क्लोथ्स देने चाहिए। अगर बच्चे को कहीं पर लेकर जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वार्म ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, उसे पूरी तरह से कवर करके ले जाना चाहिए। इसके अलावा मदर और बेबी दोनों को साथ रखना है और वार्म रिसस्टिटेशन प्रोवाइड करना है। इन सभी स्टेप्स के द्वारा हम वार्म चेन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू स्किन यूजुअली बाय फ्रिक्शन इज नोन एज। स्किन के ऊपर ड्रग को फ्रिक्शन द्वारा, घर्षण द्वारा, मालिश के द्वारा अप्लाई करना क्या कहलाता है? इनंक्शन, इंसफलेशन, या फिर इंसर्शन, या फिर इंस्टिलेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी आप किसी मेडिसिन को एज अ मरहम बॉडी पर अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन द्वारा मालिश करते हैं, तो ये प्रोसेस इनंक्शन कहलाता है। इंसफलेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वह मेथड है जिसमें हम पाउडर फॉर्म में मौजूद किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। इंस्टिलेशन का एग्जाम्पल है ईयर एंड आई ड्रॉप्स। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।